हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार और आज हम जानेंगे ये चैप्टर यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब 2019 के एग्ज़ाम में आया था, इसलिए 22 में आने का भी चांस है, या आप अदर यूनिवर्सिटी में वो इम्पोर्टेंट तो जानते होंगे। तो ये देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल या गिव द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल वॉल, मेंशन द इम्पोर्टेंट टाइप्स प्लेड बाय इट, यानी कि रोल्स यहाँ पर है, रोल्स प्लेड बाय इट। तो अलग अलग तरीके के हम सेल वाले में देखते हैं ये होता है, मतलब इम्पोर्टेंट को क्या क्या रोल निभाता है वो देखेंगे। तो डिटेल स्ट्रक्चर सेल वाल, तो सेल वाल हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक बता देती कि ये क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आपको क्या क्या टॉपिक ध्यान में रखना है। तो जैसा कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप जैसे ही बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल, प्लांट का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल के बारे में लिखना होगा, क्योंकि सबसे ऊपर यही होता है। फिर सेल वाल से मिलकर मतलब ये बना होता है मिडिल लैमेला, चाहे लैमेला, मिडिल लैमेला हो गया। उसके बाद प्राइमरी वाल, इसको प्राइमरी मिडिल लैमेला भी कह सकते हैं, या प्राइमरी मिडिल वाल, सीधे प्राइमरी वाल कह देते हैं। उसके बाद तीसरा में ये देखेंगे कि सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल हो गया सेकेंडरी वाल, और उसके बाद आता है थर्ड। तो नाम से ही जान गए कि यहाँ पर हो जाएगा टर्शियरी वाल, टर्शियरी वाल। तो सेल वाल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 लेयर होता है, तो मतलब अलग अलग लेयर जो 3 होता है वही 3-4 लेयर के बारे में बताया है। अब ये बात आने के बाद आपको लिखना होगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एक एक उसको जूम कर कर आपको देखना है। तो इसके बारे में लिख दीजिएगा कि जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते तो क्या क्या हमको दिखाई देता है, ये सब कितना, ये अगर डिस्टेंस पता है तो अच्छा है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय सेल वाल, तो फिर यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन में पूछा बस वही टॉपिक हम ध्यान याद दे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट रोल्स प्लेड बाय द सेल वाल, सेल वाल के द्वारा ये कौन कौन रोल निभाता है, तो कहाँ भारी है, ये सब के बारे में एक्सप्लेन करना भी हम सीखेंगे। उसके बाद जैसा कि नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि आता है प्रोटोप्लाज्म, इसी में भाग होता है। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म को समझेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म के बाद साइटोप्लाज्म टर्म समझेंगे, साइटोप्लाज्म टर्म, और उसके बाद बस यही सब तो लिखना है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या आता है वो लिखना होगा आपको। तो साइटोप्लाज्म के बात करें तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना। जैसे कुछ का यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे समझते हैं कि न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है एकदम उससे भी छोटा न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस हो गया। और न्यूक्लियोलस के बाद जैसा बात करें तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद बात करें तो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस से रिलेटेड 5-6 ऑर्गन आ गया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो साइटोप्लाज्म के बाद ये सब होता है, लेकिन उसके बाद देखेंगे अदर ऑर्गन में ये सब आता है। तो अदर ऑर्गन में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, ये सब अदर है जो कि प्लांट बॉडी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का जितना पार्ट जानते होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो ये सब आसान है। तो देखिए अब समझते हैं तो बहुत ही आसानी से हम समझ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल का आना चाहिए बनाने, तो उम्मीद करते ये बनाने आता होगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने आता होगा, तो एक बार खुद से बनाएंगे तो ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एकदम छोटे छोटे ट्यूब्यूल देख रहे हैं इसको माइक्रो ट्यूब्यूल कहते हैं, ये वैक्यूल स्ट्रक्चर है पूरा। इस तरीके ये जो भाग देखे पूरा के भाग को हम ये कहते हैं साइटोप्लाज्म भाग कहते हैं। ये पूरा देख रहे हैं जो
उसके बाद राइबोसोम देख रहा है किस तरीके का, एकदम छोटे छोटे दानेदार टुकड़ा देख रहे हैं, ये सब राइबोसोम है। साइटोप्लाज्म सेल सैप देख लिए यहाँ पर, इसमें जूस भरा होता है इसलिए इसको सेल सैप कहते हैं। उसके बाद टोनोप्लास्ट तो हम समझते ही है कि जो सेल सैप है यानी कि रसधानी जो होता है, इसके सबसे बाहरी लेयर को तो हम समझते हैं मतलब टोनोप्लास्ट कहते हैं यानी कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन। उसके बाद एस्फेरोजोम को सुरक्षित ये रखता है, मतलब ये वाला भाग को एस्फेरोजोम कहते हैं। वैक्यूल देख लिए, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइबोसोम देख ली, जैसा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हाइलोप्लाज्म वाला भाग ये देख लिए, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोलस देख लिए, ये वाला भाग यह हेटेरोक्रोमैटिन है। इंडोक्रोमैटिन इसके अंदर वाला है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख ही लिए, न्यूक्लियोप्लाज्म देख लिए, इसके अंदर प्लाज्म है, ये न्यूक्लियर पोर निकला होता है इस तरीके के, यही देख लिए। सेल मेम्ब्रेन जैसा कि बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग बात करें तो अंदर वाला भाग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सेल वाल तो समझते हैं। मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा ये वाला स्ट्रक्चर है, और गोल्जी बॉडी है। तो बस कुछ खास नहीं, बस ये आपको डायग्राम ध्यान में रखना चाहिए कि कौन क्या क्या है, कहाँ पर है। तो देखिए इसी के बारे में लिखे, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो सब आसान बात है। सिर्फ ये जो हमने टॉपिक लिखा है ये टॉपिक वाला बात केवल ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल में कि सेल वाल इज यूनिवर्सली प्रेजेंट अराउंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल। प्रोटोप्लाज्म जो पार्ट होता है उसके अराउंड हम हर ऑर्गेनेल्स में, हर ऑर्गेन में पाया जाता है ये सेल वाल। और द सेल वाल इज यंगर रीजन ऑफ द प्लांट सेल इज, जहाँ पर यंगर रीजन हो, जवानी वाला भाग हो, यंग रीजन हो, तो इसके बारे में कह रहा है कि थीन, वह एकदम लचीला होगा, इलास्टिक भी होगा और कलरलेस होगा और ट्रांसपेरेंट होता है। बट एज द सेल अटेन मैच्योरिटी, जैसे ही सेल जब मैच्योरिटी होता है तो इन टर्न मोस्टली सेलुलोज यानी कि C6H10O5 बट इन केस ऑफ फंगी इट इज़ मेड अप ऑफ काइटन एंड यानी काइटन, एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट्स मेड अप ऑफ डाइमॉर्फेमिक एसिड। तो यहाँ पर तो ये अलग है, यहाँ पर कह रहा है कि ये अलग अलग होता है। तो बस यही सब स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर है कि कंपोज्ड, जो ये सेल वाल किससे कंपोज होता है, तो सेलुलोज से कंपोज होता है, जिसका फार्मूला ये रहता है। तो ये बात है। और बाद बाकी फंगी का ऊपर वाला लेयर होता है काइटिन का बना होता है। और बैक्टीरिया की बात करें तो डायामाइनो पामेलिक एसिड, डाइमिनो पाइमेलिक एसिड होता है। तो देख लिए बैक्टीरिया का सेल वाल कैसा होता है, फंगी का काइटिन का बना होता है, और इसका देखेंगे तो यह इसके बारे में यह सेलुलोज का बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल में ये है। बात करें तो ये डायग्राम बना ही देंगे तो कुछ भारी नहीं है। अब मिडिल लैमेला बात करें तो मिडिल लैमेला जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन वाला भाग, इसी में मिडिल लैमेला होता है। तो इट इज यानी कि सिमेट्रिक सब्सटेंस, जैसे यहाँ पर है एक सबसे इधर वाला लेयर को हम मान लेते, देख ही रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से मिडिल लैमेला पूरा में गया हुआ है। ये वाला भाग इस तरीके के बीच में गया तो ये मिडिल लैमेला हो गया। प्राइमरी लैमेला देखेंगे तो मिडिल लैमेला देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो पूरा में देख रहे हैं भाग, ये पूरा में फैला हुआ है मिडिल लैमेला। तो अब इसी के बारे में जान रहे हैं कि इट इज सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, यानी कि जोड़ने की तरह काम करता है बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। जो दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, मतलब आप आसपास के सेल्स को जोड़ने का ये काम करते हैं। इन होल्ड सेल्स के बारे में कह रहा है कि मिडिल लैमेला बिगिंस टू डिजॉल्व द अरेंजमेंट ऑफ द सेल बिकम लूज इन ripened fruits. Middle lamella shows sign of degeneration by the activity of pectolytic enzyme which make the fruit soft. जो कि सॉफ्ट फ्रूट बनाता है वो है पेक्टोलाइटिक एंजाइम। तो ऐसे ही यहाँ पर मिडिल लैमेला के बारे में सिंपल बातें लिख सकते हैं। अब प्राइमरी वाल आया तो प्राइमरी वाल के बारे में है कि सबसे पहले वाला बाल को
पहले वाला वाल को हम प्राइमरी वाल कहते हैं। तो इट लाइज एडजेसेंट टू द मिडी लैमेला, इट इज थिन एंड इलास्टिक एंड कंटिन्यूज इट ग्रोथ और टिल द सेल अटेन्स मेच्योरिटी। इट इज कंपोज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंस विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड होता है इसमें प्राइमरी वाल में। द वाटर कंटेंट्स ऑफ दिस लेयर रेंज बिटवीन 50 से 60%, अधिकतर वाटर ही होता है। द एवरेज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्राइमरी वाल इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर लगभग एवरेज दिया हुआ है केमिकल की प्राइमरी वाल में क्या क्या होता है। तो देख सकते हैं सेलुलोज जिसका परसेंटेज 10 से 15% होता है, हेमीसेलुलोज में 5 से 15%, पेक्टिक सब्सटेंस होते हैं इसमें 2 से 8%, प्रोटीन 1 से 2%, लिपिड होता है 0.5 से 3% और खाली वाटर ही देखेंगे तो 60% के आसपास होता है। तो ये थोड़ा अमाउंट याद रहना चाहिए कि प्राइमरी वाल में ये सब होता है और ये कैसा थिक होता है, थिन होता है, ये सब पता होना चाहिए। अब सेकेंडरी वाल है जस्ट इससे नीचे वाला वाल, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के वाल है। ये सेलुलोज जो बाहर वाला देखते हैं इस तरीके के, ये वाला भाग को लिया हुआ है, देख सकते हैं, मतलब सेल वाल देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का है। इसी को कट करके थोड़ा सा भाग कट किया हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा भाग, केवल इस थोड़ा सा ही भाग इसको कट करके हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके का भाग थोड़ा सा कट किया है और इसी में देखा गया तो अलग अलग तरह के दिखाई दिया। जैसे प्राइमरी वाल देख रहे हैं, ये प्राइमरी वाल है और ये जो देख रहे हैं मिडी लैमेला देख रहे हैं, जो कि मिडी लैमेला इसी के बीच वाला स्ट्रक्चर जाता है, जैसे कि नीचे होगा तो देख रहे हैं यहाँ पर मिडी लैमेला पूरा बीच का स्ट्रक्चर है, बीच का स्ट्रक्चर एकदम छोटा छोटा है। तो यहाँ पर मिडी लैमेला है, तो वही बात यहाँ पर है कि मिडी लैमेला, फिर इस साइड प्राइमरी वाल होता है, जैसा कि देख रहे हैं इधर प्राइमरी वाल हो गया, फिर इधर टर्शियरी वाल और सेकेंडरी वाल यहाँ पर हो जाता है। ये वाला लेयर सेकेंडरी जो इस तरीके के देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी तो ये है, प्राइमरी तो ये वाला है। फिर इसी तरीक़ा से इसमें भी देखेंगे तो वही तरह का है, ये टर्शियरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी हो गया। उसी प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ऐसे ही यहाँ पर वाल है। तो सेकेंडरी वाल के बारे में लिखा हुआ है कि दिस लेयर सिचुएटेड जस्ट बिलो द प्राइमरी लेयर। तो प्राइमरी लेयर ये है तो इसके जस्ट नीचे होता है। जैसे प्राइमरी लेयर अगर ये वाला कलर कर रहे हैं तो ये प्राइमरी, इसके नीचे जस्ट ये वाला होता है सेकेंडरी वाल। और प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू दी सेल, यह रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, मजबूती प्रदान करता है। विद इट्स फॉर्मेशन सेल इज प्रोपोज्ड टू हैव अटेंड मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी, और यही फॉर्मेशन जैसे से यही बनेगा तो लगेगा कि मेच्योर हो रहा है प्लांट। और केमिकली इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, वेरिएबल अमाउंट ऑफ हेमीसेलुलोज, लिग्निन एंड ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है इसमें। तो सेकेंडरी वाल के बारे में लिख ही देंगे। फिर आगे है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाल लेयर्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमेरस पिट्स एरियाज वेयर नो एडिशनल वाल डिपॉजिट आर मेड, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाल ऐसा है जहाँ पर कोई भी पिट जैसा फॉर्मेशन या कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है दोनों के बीच में। द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स है, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास इनटू नेबरिंग सेल, तो नेबरिंग सेल के द्वारा ही पास होता है। जैसा कि यहाँ पर देख ही रहे, ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पर नेबरिंग सेल के द्वारा ही दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और थ्रू दीज पिट्स, इसमें पिट्स के द्वारा होता है, दोनों नेबर आपस में जुड़े होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा एंड देयर फंक्शन इज टू बी बाउंड टुगेदर। प्लाज्मोडेस्माटा दोनों के बीच वाला को वाल के कहते हैं, जो कि दोनों को जोड़ा रहता है। और दीज आर कॉल्ड, इसी को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जोड़ने का काम करता है। देयर फंक्शन इज टुगेदर प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एडजेसेंट सेल इनटू लार्ज कम्युनिटी लार्ज सिनप्लास्ट। सिनप्लास्ट एक स्ट्रक्चर देखे होंगे जिसके द्वारा, ये बहुत बड़ा मिडिल मिला भाग है, तो ये सब सिनप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये
वाल के द्वारा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाल के बारे में लिख देंगे। अब टर्शियरी वाल के देखते हैं, तो देख सकते हैं टर्शियरी वाल कैसा है यहाँ पर। तो वही टर्शियरी वाल के बारे में है कि टर्शियरी वाल में also डेवलप ऑन द इनर साइड ऑफ द सेकेंडरी वाल। ये भी सेकेंडरी वाल के एकदम अंदर साइड डेवलप होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम उसमें ज़्यादातर होता है। इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड यूजुअली डेवलप व्हेन द सेल्स अटेंड इट्स फुल साइज। ये उस समय डेवलप होता है जब कोई सेल पूरी तरीक़ा से वह मेचुरिटी प्रदान मतलब मेचुरिटी उसमें आ जाए, तब ये टर्शियरी वाल डेवलप होता है। तो प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, टर्शियरी वाल के बारे में आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के बारे में। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में बस उसी को जूम करके और जूम करते तो बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में है कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सेल वाल अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स एम्बेडेड विद जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स कहते हैं। जेल जरूर देखे होंगे, तो वैसा ही जेल जैसा सब्सटेंस इसके अंदर धंसा होता है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ईच फाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 250 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं उसमें 250, ईच विद डायमीटर 100 से 250 एंगस्ट्रॉम एंड 1 बाई माइक्रो इन लेंथ होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि कितना होता है ये मैट्रिक्स वाला जो फाइब्रिल्स होता है उसका अलग अलग लेंथ कितना। ईच विथ डायमीटर ये देख लिए, ईच माइक्रो फाइब्रिल हैज नियरली 20 माइसेल्स एंड ईच माइसेल इज मेड अप ऑफ लगभग 100 सेलुलोज चेन्स। द अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल्स इन द मैट्रिक्स इरेगुलर एंड लूज होता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर अलग अलग तरीके से इसमें होता है माइक्रोफाइब्रिल्स के कारण ही उसमें ये प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। तो वही यहाँ सब पर लिखा हुआ है। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल को जूम करते हैं तो ऐसा ऐसा दिखाई देता है, जिसके कारण इरेगुलर और लूज होता है। देख सकते हैं कभी इस तरीक़ा के शेप लगता है तो कभी इस तरीक़ा के शेप हो जाता है, तो इसी कारण। अब इम्पोर्टेंट रोल प्लेस्ड बाय सेल वाल के द्वारा इम्पोर्टेंट रोल क्या क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि सेल वाल लिविंग स्ट्रक्चर है और इसमें कंटेन होता है लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम होता है और रिक्वायर्स एनर्जी एंड ऑक्सीजन फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यही इतना सारा काम करता है, मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायर होता है अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट में, तो उसमें रोल निभाता है। उसके बाद यह बहुत सारे एंजाइम को रखता है, एनर्जी को रखता है। ये इस तरीके का प्लांट सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छा से बनाएंगे एग्जाम में, देख सकते हैं। अब यहाँ पर है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर होता है, बहुत ही मूवेबल होता है मतलब नेचर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। The organization of protein and lipids provide the flexibility and specificity to the membrane. It prevents the entry of unwanted substance into protoplasm। यानी कि अब प्रोटोप्लाज्म के अलग अलग काम होते हैं जो सेल वाल होता है वही। तो ये काम करता है कि लिपिड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। लिपिड ही जैसे इस तरीके के कोई है लेयर, तो इसको लचीलापन प्रोवाइड कराता है, इसमें लिपिड जो होता है वहीं पर। और ये भी वर्क करता है कि अनवांटेड जो सब्सटेंस होता है प्रोटोप्लाज्म में जाने आने से रोकता है। एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी के कारण हम कहते हैं इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं। इन जनरल द फैट सोलुबल सब्सटेंस फाइंड देयर एंट्री वेरी इजीली दैन द वाटर। फैट सोलुबल तुरंत ही चल जाता है इसके अंदर वाटर से पहले। ग्लूकोज में हाउएवर एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। यानी कि ग्लूकोज यानी कि वाटर सोलुबल जो होते हैं वे जल्दी तो वाटर सोलुबल सब्सटेंस और ग्लूकोज में हाउएवर एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। वाटर सोलुबल जो होते हैं ग्लूकोज वे जल्दी चल जाते हैं, लेकिन
वाटर ज़्यादा मुश्किल से जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क जान लिए, सेल वाल का मेम्ब्रेन मतलब वर्क जान लिए। फिर है सेल वाल के बारे में ही कि द सेल वाल हैज इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। ये होता है जैसे इट हेल्प्स इन इम्बिबिशन ऑफ वाटर एंड रेगुलेटिंग इन फ्लो ऑफ मिनरल एलिमेंट इन कोलाबोरेशन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पर है कि हेल्प्स इन इम्बिबिशन का मतलब समझते होंगे कि पानी का ऊपर जो जाता है वही होता है, मतलब प्लांट से जो वाटर जाता है। तो रेगुलेटिंग इन फ्लो ऑफ मिनरल एलिमेंट्स का प्लांट में किस प्रकार से मूवमेंट होता है उसमें भी ये रोल निभाता है। फिर आगे यहाँ पर कोलाबोरेशन करने में मदद करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि साथ में मिलकर ये फंक्शन करता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि इट मतलब काउंट्रैक्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स एंड इज सिग्निफिकेंट इन सेल एक्सपेंशन। और इट प्रोटेक्ट्स प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है एंड प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप ऑफ द सेल। इन शॉर्ट इट्स रोल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाईली सिग्निफिकेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही सब लिख लीजिएगा। फिर है कि अ प्लांट सेल में बी डिफरेंशिएटेड इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी के आधार पर इसका अलग अलग डिफरेंशिएटेड किया गया। जैसे यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म के बाद लास्ट यहाँ पर आता है बस प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ही है दो स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आधार पर ये दोनों को बताया गया। तो जैसा कि ये बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म इसमें का कौन सा लेयर है, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली पढ़ते हैं कि इट वाज हक्सले जैसे 1968 में हु डिफाइंड एज इट द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ लिविंग मैटर का है फाउंड विद इन द सेल मेम्ब्रेन में जो कि पाया गया ऑफ अ सेल। और प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, कलरलेस ट्रांसलूसेंट जेली लाइक यूनिक और लाइफ गिविंग सब्सटेंस। बेसिकली द प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो कोलोइडल सेल, जो कोलोइडल सेल होते हैं, यानी कि कोलोइडल समझते होंगे उस तरीक़ा के जो होते हैं सेल के अंदर, तो वही प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। केमिकली अगर फिजिकली बात करें तो ये हो गया कोलोइडल जैसा होता है, कलरलेस, ये सब देख लिए। और केमिकली बात करें तो प्रोटोप्लाज्म कंप्राइजेज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब कंस्टिट्यूएंट। इन जनरल द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 60 से 90% वाटर एंड रेस्ट अदर सब्सटेंस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली ऑन द एज हैबिट, मतलब हैबिटेट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर ये वाटर का परसेंटेज डिपेंड करता है। द ड्राई प्रोटोप्लाज्म शो 45% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट एंड 5% अदर सब्सटेंस। तो प्रोटोप्लाज्म देख लिए कि ऐसा जगह को कहते हैं जहाँ पर कोलोइडल जैसा पाया जाता है और ये सब प्रेजेंट होता है जिस जगह पर, उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें अधिकतर भाग प्रोटोप्लाज्म का वो भाग कहते हैं जैसा ये सब जगह देखे हैं उस तरीका के। अब साइटोप्लाज्म भाग कहते हैं उसको जहाँ पर ये ग्रैनुअल्स पाया जाता हो, मतलब वो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में है कि द साइटोप्लाज्मिक इन, अब साइटोप्लाज्म क्या रह गए आ गए कि द साइटोप्लाज्म की इंक्लूजन और ऑर्गेनेल्स आर फंक्शनल इंटिटीज ऑफ एक्टिविटी इन द सेल एज, ये सब होते हैं फंक्शनल इंटिटीज हैं जो फंक्शन करता है कुछ न कुछ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स etc. द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द साइटोप्लाज्म वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ये अलग अलग वेरी करता है जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे हैं। एंड विद द एज ऑफ द सेल, एज ऑफ सेल पर भी ये निर्भर करता है। सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन ये है। तो ये सब 11th में जान चुके हैं, इसमें तो बहुत कम है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस देख ही रहे कि कहाँ पर होता है, ये वाला भाग न्यूक्लियस का देख रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है, ये न्यूक्लियोलस है। तो यही सब है, सब स्ट्रक्चर जानते होंगे आप।
तो न्यूक्लियस के बारे में है, जैसा कि देख सकते हैं रेगुलेट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल का ये काम करता है। क्रोमोसोम की बात करें तो यह बियरर ऑफ हेरिडिटी इंस्ट्रक्शन रेगुलेशन ऑफ सेलुलर का काम करता है, सेलुलर प्रोसेस जैसे सीन क्लियरली ओनली ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान ही क्रोमोसोम हम देख सकते हैं। न्यूक्लियोलस बात करें तो फंक्शन अनसर्टेन में सिंथेसाइज राइबोसोम डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान देख सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बात करें तो न्यूक्लियर सैप होते हैं कंटेंस मटेरियल फॉर बिल्डिंग डीएनए बनाने में यह मदद करता है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिखिए, उसका फंक्शन लिखिए तो बहुत आप लिख लेंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के वही है कि बिल्डिंग डीएनए एंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में यह जुड़ा रहता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। तो यही न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं, इस वाला जो यहाँ पर ये आउटर लेयर मतलब ये लेयर देख रहे हैं और इसके बीच वाला न्यूक्लियोलस के बीच वाला भाग को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते। तो वही यहाँ पर बोला कि यह किसके किसके बीच में होता, तो वो देख ही लिए। फिर अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो देख लिए कि सिलेक्टिवली कंटिन्यूटी बिटवीन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को ये प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिए। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में है कि कंटेन मशीनरी फॉर कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस से अगर कोई इंस्ट्रक्शन लेना होता है तो साइटोप्लाज्म इस पर रोल निभाता है, तभी अदर ऑर्गेनेल्स काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि ग्रेटली एक्सपैंडेड होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें। तो जैसा कि इस साइड भी हम देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं इस वाला डायग्राम में कि यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये अलग अलग तरीका के देख सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक्सपैंड होते हैं, ज़्यादा फैले होते हैं। और फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन विच नॉर्मली अकर एट और अक्रॉस मेम्ब्रेन सरफेसेस। राइबोसोम बात करें तो साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का ये वर्क करता है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ये सब इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। प्लास्टिड्स हम जानते हैं कि यह स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च पिगमेंट्स एंड अदर सेलुलर प्रोडक्ट्स में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर जैसा कि देख ही रहेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो ये सब आसानी से एक एक स्ट्रक्चर के बारे में आप दो दो लाइन लिखेंगे तो बहुत लिख लेंगे। गोल्जी बॉडी और एपार्टस यहाँ पर एपेरेटस प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर सिक्रीशन समटाइम्स कॉल्ड डिक्टियोसोम इन प्लांट कहते हैं गोल्जी बॉडी को। लाइसोसोम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडीज में कॉजेज सेल डिस्ट्रक्शन इफ रिप्चर्ड। तो ये वर्क करता है लाइसोसोम, बैक्टीरिया सबको मारने में मदद करता है। वैक्यूल बात करें तो स्टोरेज डिपोट्स फॉर एक्सेस वाटर वेस्ट प्रोडक्ट सॉल्यूबल पिगमेंट। तो वैक्यूल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान ये लगा। और पढ़ने के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।